नाइस। चलो लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कॉन्सेप्ट के बाद कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है फिलहाल, वो है if the angular momentum of a planet of mass small m moving around the sun in circular orbit L about the center of sun, then its aerial velocity, उसका एरियल वेलोसिटी कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन तुमको पूछा है। ठीक है, अब जरा मुझे, वैसे तो हम लोगों ने फॉर्मूला ही बना के रखा है, व्हाट इज एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही होता है बच्चों फॉर्मूला। अरे एरियल वेलोसिटी क्या होता है, पढ़ चुके हैं ना, कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं हम लोग। एरियल वेलोसिटी क्या है, डी ए अपॉन डी टी, केप्लर्स लॉ पढ़ा था, उसके कॉन्सेप्ट पढ़े थे। एरियल वेलोसिटी यही है। हम जो निकालते हैं लीनियर वेलोसिटी, वो क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम होता है। एरियल वेलोसिटी एरिया अपॉन टाइम होता है। अब एरियल वेलोसिटी आपको निकालनी है एक प्लैनेट की। इमेजिन करो ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट है, उसके बाजू में मान लो थोड़ी देर के लिए ये सन है, ओके, और कंसिडर करो कि ये कोई प्लैनेट है, रिवॉल्व हो रहा है। फिलहाल तुम्हारा प्लैनेट ये है, बहुत छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के बाद मान लो वो यहाँ पे पहुंचा। ठीक है, यहाँ पे जो डिस्टेंस उसने कवर किया, उस डिस्टेंस को मैं ds बोलता हूँ, उसकी पोजीशन वेक्टर को मैं r बार से रिप्रेजेंट करता हूँ, उस जो वेलोसिटी से ट्रैवल हो रहा है उसको मैं v बार लिखता हूँ, और जो टाइम है जिसमें वो ट्रैवल हो रहा था उसको मैं dt लिखता हूँ। इसमें तो कोई डाउट है नहीं तुमको। ओके, टाइम छोटा होने की वजह से डिस्टेंस छोटा कवर करोगे, लेकिन इसकी वजह से आपका वेलोसिटी छोटा होने का कोई रीज़न नहीं है, तो उसको dv लिखने की ज़रूरत नहीं, उसको v लिखो। आप जहाँ पे हो वो डिस्टेंस भी छोटा करने की ज़रूरत नहीं, उसको भी dre लिखो। ठीक है, अब मुझे बताओ एरियल वेलोसिटी क्या है। जैसे कि मैंने आपको कहा एरिया डिवाइडेड बाय टाइम। अगर मैं इसको एकदम ही ऑर्डिनरी टर्म में भी लिखूँ, ये एरिया मुझे निकालना पड़ेगा। विच एरिया आई एम टॉकिंग अबाउट, दिस एरिया। कैसे निकालोगे आप इस एरिया को, ये एरिया होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। जो बेस है वो क्या है तुम्हारा r बार, इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है बच्चों तुम्हारा ds बार। ओके, समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। एंड डिवाइडेड बाय टाइम इज व्हाट, dt। होप तुमको ये समझा। अब तुम चाहे तो तुम इसको इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड लिख सकते हो खाली, जिससे तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, और ऐसा भी हमको जो आंसर दिया है वो इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ही है। ओके, नाउ दिस इज फर्दर इक्वल्स टू 1/2 r इंटू ds। ds इज दिस डिस्टेंस, लेकिन गौर से देखो आपका ऑप्शन जो है उसमें ds लिखा ही नहीं है कहीं पे, बराबर है कि नहीं, ds लिखा है कि कहीं पे नहीं लिखा है। तो ds जो है वो क्या है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ, वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। सो व्हाट इज दैट डिस्टेंस, ds इज इक्वल्स टू v इंटू dt। वो अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ तो मुझे मिलेगा r इंटू ds की वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ds, बोलो ds की वैल्यू बताओ मुझे क्या है, v इंटू dt डिवाइडेड बाय क्या है तुम्हारा, dt है। ओके, फर्दर क्या मिलेगा आपको, dt dt हो जाएगा कैंसिल, 1/2 r इंटू v। ओके, और अगर आप गौर से देखो तो आपका आंसर लिख के रखा है L के फॉर्म में, दैट इज इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। कौन मुझे बताएगा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू वी इंटू आर। ये मैं सारा डायमेंशन के फॉर्म में लिख रहा हूँ फॉर्मूला, इसको ज़्यादा टेंशन मत लो। हम लोग वाई के एक्चुअल में देखा जाए तो इसको प्रूफ कर चुके हैं। प्रूफ आप लोगों को अगर याद है तो केपलर सेकंड लॉ का जो प्रूफ है उसमें ये कर चुके हैं। मैं यहाँ पे ज़्यादा मैथमेटिकली उसको प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको बता रहा हूँ। तो आपके पास है ना v इंटू आर का फॉर्मूला आ जाएगा। आप बोलोगे कि सर v इंटू आर जो है वो होगा L डिवाइडेड बाय m, और अगर ये मैं यहाँ पे कर दूँ रिप्लेस, ओके, इस फॉर्मूले में, इसके जगह पे r अपॉन v की जगह पे, तो मुझे क्या मिलेगा, L डिवाइडेड बाय m। सो आंसर आ गया आपका L अपॉन ट्वाइस m, जो कि है आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेईई मेंस 2019। अब ये केपलर के सेकंड लॉ का स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रूफ है, और अगर आप लोगों ने वो प्रूफ देखा है, वो प्रूफ आपको याद है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा सिंपल हो गया। इनफैक्ट अगर आपको याद है तो इसको एज अ फॉर्मूला ही तुम लोग लर्न रखते हो तो बहुत बढ़िया है। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके साथ, अच्छा खासा क्वेश्चन है, एमसेट जो है आंध्रा की एंट्रेंस टेस्ट शायद ये, इसमें ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसकी लेवल जेईई मेंस के बराबर है। तो क्वेश्चन पढ़ो, सोचो, टाइम देता हूं मैं आपको 10 मिनट, कोशिश करो।
हो गया? ये क्या कोशिश, सॉल्व करने की कोशिश की क्या, ऐसा पूछ रहा हूँ। ओके, चलो, नाउ सी दिस क्वेश्चन। A planet is revolving around the sun as shown in the figure. The radius vector joining the sun and the planet at point A, the radius vector joining the sun and the planet at point A and B are 90 into 10 raised to 6 kilometer and 60 into 10 raised to 6 kilometer respectively. तो पॉइंट ए की ये जो रेडियस है इसकी वैल्यू तुमको देख के रखिए, आर ए यू में कॉल इट एज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर ए, कितना देके रखा है आपको आर ए का वैल्यू, यानी कि पॉइंट ए का रेडियस यू में से, हाँ, व्हाट इज दैट, 90 into 10 raised to 6 kilometer. Now if someone want to change the unit he can, वैसे हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, तो फिलहाल मैं जानबूझ के चेंज नहीं करता, मैं उसको ऐसे ही रखता हूँ। देन व्हाट इज आर बी, आर बी होना चाहिए रेडियस ऑफ दिस पॉइंट बी, यहाँ पे जो रेडियस है वो, और ये आपको क्या देके रखा है बच्चों, दूसरा वाला वैल्यू 16 into 10 raised to 6 किलोमीटर। आइडियली देखा जाए तो हम लोग एसआई सिस्टम में यूनिट यूज करते हैं, ओके। लेकिन एक चीज अपने माइंड में हमेशा रखो कि जब आप कहीं पे रेशो निकालने वाले हो, और रेशो मान लो दो चीज़ों का डिवीजन करके आने वाला है, से एक्स अपॉन वाई, तो एक्स और वाई कौन सी भी सिस्टम में हो, अनलेस उनका जो यूनिट है वो एडिटिवली चेंज नहीं होता, और ये होता है सिर्फ टेम्परेचर में, जहाँ पे हम सेल्सियस का डिग्री करते वक्त 273 ऐड होता है या फिर सब्ट्रैक्ट होते हैं, बराबर है कि नहीं। बाकी सारे ही यूनिट में, ऑलमोस्ट सारे के सारे यूनिट में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि बेटा एक सेकंड अगर एक मिनट अगर आपका 60 सेकंड है तो 2 मिनट कितना होगा, तो आप इंटू 60 करोगे, 3 मिनट कितना होगा, आप इंटू 60 करोगे, समझ में आ रहा है। तो मोस्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज में जब अपन यूनिट चेंज करते हैं या तो मल्टीप्लाई करते हैं या तो डिवाइड करते हैं। अब जब हम यूनिट मल्टीप्लाई या डिवाइड करने वाले हो तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, अगर ऊपर यूनिट सीजीएस यूनिट में, नीचे भी सीजीएस यूनिट में, या ऊपर ऐसा यूनिट में नीचे भी ऐसा यूनिट में, या व्हाटएवर में भी ऊपर जो यूनिट है वही नीचे सिस्टम में है, तो उस केस में मल्टीप्लिकेशन की केस में आपको यूनिट चेंज करने का एक्चुअली ज़रूरत नहीं पड़ता, आपने किया भी तो एनीवे वो कैंसिल ही होने वाला है, ओके। तो जब आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हो और यूनिट आपको देखे रखे हैं कौन से भी यूनिट में लेकिन सेम है, तो इनिशियली उनके चेंज करने के बारे में सोचो भी मत, आपके माइंड में ये चीज़ डायरेक्टली होनी चाहिए, बहुत ही कॉन्शियसली इस चीज़ को समझ लो, धीरे से समझो, ताकि जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो वो उतना फिक्स तुम्हारे माइंड में रहेगा, ओके। आगे आपको क्या दिया उन्होंने, व्हेन द वेलोसिटी मेक्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट, ये जो मेजर एक्सिस है, कैन यू सी दिस, ये मेजर एक्सिस, ये जो मेजर एक्सिस है बच्चों, इस मेजर एक्सिस के साथ जो एंगल हो रखा है आपका वो है 30 डिग्री और 60 डिग्री। उन्होंने आपको क्वेश्चन क्या बोला है, क्या फाइंड करने को बोला है, द रेडियस, ओके, द प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन द फिगर, द रेडियस वेक्टर जॉइन द सन एंड द प्लैनेट एट पॉइंट ए एंड बी आर दिस किलोमीटर रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट एट ए टू बी, तो आपको फाइंड करना है वेलोसिटी एट ए डिवाइडेड बाय वेलोसिटी एट बी, इसका रेशियो आपको फाइंड करना है, ओके, कि वेलोसिटी जो पॉइंट ए को है उसको वेलोसिटी एट पॉइंट बी को डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा। अब क्या जानते हो आप किसके बारे में, एक प्लैनेट जब रिवॉल्व होता है उसके बारे में। इन्होंने जो क्वेश्चन आपको पूछा है गौर से देखना, उन्होंने खाली पूछा है तो वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट एट पॉइंट ए टू बी, कौन सी वेलोसिटी वो नहीं बताया। अगर वो एरियल वेलोसिटी पूछते, और हम जानते हैं एरियल वेलोसिटी क्या होती है, ऑलवेज कांस्टेंट, तो एरियल वेलोसिटी एट ए मस्ट बी इक्वल टू एरियल वेलोसिटी एट बी एंड द रेशियो मस्ट बी इक्वल टू 1, बट तुम देख सकते हो आंसर में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है, सो इट सिंपली मीन्स दे आर नॉट आस्किंग यू एरियल वेलोसिटी, वो आपको एरियल वेलोसिटी नहीं पूछ रहे, तो कौन सी वेलोसिटी पूछने वाले हो आपको, नेचुरली लीनियर वेलोसिटी। अब आप दूसरा क्या जानते हो केपलर के तीनों लॉ के अलावा,
पहला लॉ क्या कहता है कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है, वो तो दिख रहा है। दूसरा लॉ क्या बोलता है, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, बराबर कि नहीं। आप चाहे तो उससे भी इसका आंसर निकाल सकते हो एनीवे। तीसरा क्या बोलता है बच्चों आपको कि टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, लेकिन उसमें वी का कोई लेना देना ही नहीं है। अगर एरियल वेलोसिटी के टर्म में बताओ मैं, तो उससे भी आंसर आएगा। एरियल वेलोसिटी एट ए इज इक्वल्स टू एरियल वेलोसिटी एट बी। एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, 1/2 एल डिवाइडेड बाय एम, 1/2 एल डिवाइडेड बाय एम, एल एट ए एल एट बी। ओके, 1/2 एम दोनों साइड से कैंसिल होगा, तो आप इस फॉर्मूले में पहुंचोगे, एंगुलर मोमेंटम एट ए इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम एट बी। बट आप ये डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, ये लिखने की जरूरत भी नहीं ऊपर का, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी व्हेन एक्सटर्नल टॉर्क इज नॉट अप्लाइड इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, कौन से चैप्टर में पढ़ा था याद करो तो जरा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहाँ पे पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा था हम लोगों ने। तो जैसे लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, एंगुलर मोमेंटम भी कांस्टेंट होता है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अब कौन मुझे बताएगा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले भी बताया था मैंने आपको, जो सादा फॉर्मूला है वो है mvr। लेकिन दिक्कत क्या है बताए, यहाँ पे एंगल जो है आपका वो अलग दे के रखे, कैन यू से दिस 60-30 ये दे के रखे आपको, तो हमें ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, हमें लगेगा फॉर्मूला जो कि इन टर्म्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो कौन मुझे बताएगा इन टर्म्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला क्या होगा। ओके, अगर आपको याद है सर्कुलर मोशन के लिए मैंने ये फॉर्मूला आपको सिखाया था लिखना, दिस इज योर रेडियस वेक्टर से r, दिस इज योर वेलोसिटी से v, और जो आपका l है वो होता है परपेंडिकुलर टू दिस, लाइक दिस, ये बाहर आएगा। तो मतलब इमेजिन करो कि तुम इस गोल गोल सर्कल में ऐसा ऐसा घुमा रहे हो ऐसा, तो इस केस में अगर पार्टिकल तुम्हारे साइड में है, ये सर्कल का सेंटर है, गोल घूम रहा है, पार्टिकल यहाँ पे है, तो ये हो गया उसकी पोजीशन वेक्टर, ये हो गया उसका वेलोसिटी वेक्टर, एंड अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल ये हो गया उसका एंगुलर मोमेंटम। तो ये तीन लोगों के डायरेक्शन आपको पता होने चाहिए, यल ऊपर है, वी इधर है, आर इधर है, तीनों एक ही पॉइंट पे लाओगे तो ये तुम्हारा आर हो गया, ये तुम्हारा एल हो गया, बराबर कि नहीं, और ऊपर सॉरी ये तुम्हारा आर हो गया, ये तुम्हारा वी हो गया, और ऊपर कौन हो गया तुम्हारा एल हो गया। अब मुझे बताओ किसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, हम आर और वी को मल्टीप्लाई करके एल आएगा, तो आपने आर इंटू वी करोगे तो सही है, या वी इंटू आर करोगे तो सही है, राइट हैंड थंब रूल से आता है इसका आंसर। ये तुम्हारा आर है, ये तुम्हारा वी है, तो आर इंटू वी करोगे तो तुमको मिलेगा एल। तो द फॉर्मूला मस्ट बी एल बार इज इक्वल्स टू एम इंटू, बोलो क्या बोला मैंने आपको, आर बार क्रॉस वी बार। इस फॉर्मूलों के साथ, या ये फॉर्मूला जो भी आपके सामने मैंने लिखा है, इसके साथ तुम बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर सकते। चैप्टर के पहले लेक्चर से लेके एंड तक जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा था और चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि शॉर्ट नोट्स बनाओ, सारे फॉर्मूले कलेक्ट करो और सारे फॉर्मूलों को रिवाइज करते रहो। जिस बच्चे ने ये नहीं किया है, याद रखना फिजिक्स इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद क्वेश्चन ऐसे लगते हैं कि लगता है ये क्वेश्चन तो हम कर ही नहीं सकते। इस फिजिक्स इस सब्जेक्ट के बारे में एक समझ लेना, कॉन्सेप्ट करना मतलब सिर्फ बोर्ड की पढ़ाई करना, क्वेश्चन आंसर जब तक नहीं करोगे आप कंसेप्ट अप्लाई करना सीखोगे ही नहीं। आप क्वेश्चन देखो, आपको लगेगा क्या खतरनाक क्वेश्चन है, वो इसलिए लगता है क्योंकि हम लोग उनको पढ़ते नहीं हैं। चलो अभी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड बताओ, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा m इंटू आर इंटू वी इंटू एंगल साइन थीटा इन बिटवीन ए एंड बी। तो इट इज थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड वी, आर और वी के बीच का जो एंगल है, शॉर्टेस्ट एंगल, उसको हम लोग ये बोलते हैं। तो यल का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चों, एम वी आर। तो इस स्टेप की अगली स्टेप में आएगा आपका यल का फॉर्मूला क्या है, वो m इंटू वी इंटू आर इंटू साइन ऑफ एंगल थीटा। अब इस साइड में एट पॉइंट ए की वैल्यू लिखोगे, उस साइड में एट पॉइंट बी की लिखोगे, तो मास एट ए और मास एट बी बदलेगा क्या बच्चों, मास तो ट्रैवल करते करते प्लैनेट सैटेलाइट के बाजू में, या सॉरी सैटेलाइट प्लैनेट के बाजू में, या प्लैनेट सन के बाजू में घूमते हुए उसका मास बदलता है कि नहीं। तो मास एट ए एंड मास एट बी इज सेम। लीनियर वेलोसिटी लेकिन चेंज होती है, रेडियस आप देख सकते हो चेंज होता है, साइन थीटा जो है उसकी वैल्यू भी चेंज हो रही है, एंगल भी बदल रहा है। So this is the quantity at point A। फिर दूसरा फॉर्मूला एम वी आर इंटू साइन ऑफ थीटा, कहाँ पे ये वैल्यू एट पॉइंट बी को है, तो यहाँ पे होगा बी, यहाँ पे भी होगा बी और यहाँ पे भी होगा बी। दोनों साइड से मास मास हो जाएगा कैंसिल। मुझे फाइंड करना है वेलोसिटी एट ए डिवाइडेड बाय वेलोसिटी एट बी, दिस इज योर क्वेश्चन। उस साइड में कौन बचा, रेडियस एट पॉइंट बी इंटू साइन ऑफ थीटा एट एंगल बी डिवाइडेड बाय रेडियस एट पॉइंट ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ थीटा एट पॉइंट ए। अब आप पहुंच चुके हो काफ़ी क्लोज। अब देखो आपको रेडियस का रेशो लिखना है, और इसलिए मैंने आपको बोला था कि जब आप रेशो लिखते हो
यूनिट चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है कि यूनिट में रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो बोलो मुझे एट पॉइंट बी पहले रेडियस कितना है, 60 इंटू 10⁶, नो नीड टू राइट द यूनिट, इंटू साइन ऑफ एट पॉइंट बी एंगल कितना है। अब गौर से देखना, तुम्हें जो एंगल लिखना है बच्चों वो होता है इन दोनों के बीच का एंगल। कैन आई इंक्रीज इट लाइक दिस? सो टेक्निकली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ये एंगल कितना होगा ये बताना थोड़ा मुश्किल टास्क है, बट क्या आप सोच के बता सकते हो कि अंदाजन ये एंगल कितना लेना चाहिए? क्या ये एंगल में इक्वल टू ये एंगल ले सकता हूँ? बेसिकली इसके लिए ऐसा कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है नहीं, बट यू कैन शो दिस एंगल एंड दिस एंगल इज सेम। तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगा इफ दिस एंगल इज 60। ओके, अगर आप इनके ये ड्रॉ करते हो, क्या ड्रॉ करते हो, क्या कहते हैं इसको, इनको प्रोड्यूस करते हो, मतलब आप एक्स्ट्रा आगे बढ़ाते हो। दिस आर प्रॉपर्टीज ऑफ इलिप्स, जो कि यहाँ पे तो आप पढ़ नहीं सकते वैसे, लेकिन आप इनको, ये 90 डिग्री होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। दिस में भी 90 डिग्री, दिस में भी लेस दैन 90 डिग्री, इस केस में ये 90 डिग्री है ही नहीं ऐसे भी। तो इसको ये मत कंसिडर कर लेना कि सर ये टेंजेंट है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा ना। दिस एंगल एंड दिस एंगल इज ऑफ कोर्स सेम, यू कैन शो इट। यहाँ पे हमारे पास ऐसा शो करने का कोई मेथड है नहीं है, और आइडियली इनके बीच का जो एंगल है वो लेने का भी वैसे कोई तरीका नहीं है। तो अपन इस एंगल को ले लेते हैं, इसको ढूंढने का टेक्निकली कोई तरीका नहीं इतना डायरेक्टली कैलकुलेशंस करके। तो लेट मी कंसिडर दिस एंगल एज अ 60। उसी तरह से तुम एट दिस पॉइंट भी देखो, ये तुम्हारा रेडियस होगा इस साइड में, बराबर है, ये तुम्हारा वी है इस साइड में। इन दोनों के बीच का शॉर्ट एंगल कौन सा होना चाहिए बच्चों? इस केस में ये होना चाहिए। तो कैन आई कंसिडर अगेन दिस एंगल एंड दिस एंगल इज अप्रोक्सीमेटली सेम। ये वेरी कर सकते हैं, थोड़ा फर्क इसमें हो सकता है। एक्चुअली देखा जाए तो इन्होंने आइडियली यही एंगल देने चाहिए थे, क्योंकि ये एंगल से एंगल ढूंढना, दिस इज डिफरेंट मैथमेटिक्स। ओके, तो ए के लिए ये वैल्यू कितनी आएगी, नीचे का रेडियस कितना है 90 इंटू 10⁶, साइन ऑफ नीचे वाला एंगल कितना है बच्चों 30 डिग्री। यस, अब मुझे सिंप्लीफिकेशन करो और आंसर बताओ, एंड दैट्स ऑल। 10⁶ गेट कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ऊपर आएगा 3 2 जा 6, नीचे आएगा 3 3 जा 9। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3 डिवाइडेड बाई 2, एंड साइन 30 डिग्री का कितना है 1/2, बराबर क्या? अरे हाँ या ना? ओके, फॉर द सिंप्लीफिकेशन बोलो क्या बचा और क्या कैंसिल हुआ? 2 2 गेट कैंसिल, ऊपर है 2√3, नीचे बचा है 3। ऐसा आंसर कहीं पे लिखा हुआ नजर तो नहीं आ रहा है? नीचे का जो 3 है उसको तुम √3 इंटू √3 ऐसा लिख सकते हो, पता नहीं आपको? 3 को क्या लिखा मैंने, √3 इंटू √3। एक एक √3 कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में बचेगा 2, डिनोमिनेटर में बचेगा √3। तो दिस इज आंसर ऑफ योर क्वेश्चन एंड इट इज ऑप्शन बी। आपके पास आंसर शीट है, आप चेक कर लेना। मेरे पास भी आंसर शीट है, मैं भी चेक कर लेता हूँ। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, यहाँ पे एक चीज आपको समझना है, मैंने ये एंगल अप्रोक्सीमेटली ले लिए हैं क्योंकि ये एग्जैक्टली प्रूव करने का ऐसा भी कोई तरीका नहीं है। ओके, और ये एंगल ढूंढना अपने आप में एक अलग मैथमेटिक्स है। सो होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ये जो भी एग्जाम में पूछा गया, ये एक जबरदस्त एग्जाम है, इसको लाइटली मत लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नीट में पूछा है 2018 में, तो मैं आपको टाइम देता हूँ 5 मिनट, ट्राई करो सॉल्व करने का कोशिश करो। बहुत ज़्यादा ईजी है, मतलब ये क्वेश्चन जब मैं सॉल्यूशन बताऊंगा आपको तो दुख होना चाहिए कि यार इतना इजी क्वेश्चन उन्होंने पूछ कैसे लिया। अगर आपको आया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो देन यू मस्ट शेम ऑन योर सेल्फ। ओके, ऑप्शन बी, चलो आई डोंट नो, वी विल चेक इट आउट। ई सेकंड ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, ठीक है। अब मुझे बताओ, हम लोग लीनियर वेलोसिटी के बारे में जानते थे कि लीनियर वेलोसिटी जितने आप करीब आते हो उतनी बढ़ती है, जितना दूर जाते हो उतना घटती है। तो टेक्निकली स्पीकिंग सबसे ज़्यादा वेलोसिटी कहाँ पे होगा? सबसे हाई स्पीड से सैटेलाइट कब भागेगा? जितना प्लैनेट के क्लोज रहेगा उतनी वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी। एनीवे, आप अगर सर्कुलर ऑर्बिट का क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला भी जानते हो, क्या है बच्चों? √gm डिवाइडेड बाय r, यही है। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला जितना r कम उतना v ज़्यादा, r यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट। ओके, हालांकि एक सर्कुलर ऑर्बिट के लिए फॉर्मूला है, लेकिन आप इसको एक समझने के लिए समझ सकते हो डायमेंशन के रेंज में। तो वेलोसिटी एट a इज हाइयर देन वेलोसिटी एट b विच इज हाइयर देन वेलोसिटी एट c। यहाँ तक
किसी को डाउट है? ये अगर नंबर के लिए ट्रू है तो सबके स्क्वायर के लिए भी ट्रू है। कैन आई फर्दर से वेलोसिटी एट ए का स्क्वायर इज वेलोसिटी एट बी का स्क्वायर इज एट वेलोसिटी एट सी का स्क्वायर। अब कोई 3 नंबर में अगर बड़ा का रिलेशन उनके स्क्वायर करोगे तो रिलेशन वो ट्रू आएगा। जैसे मैंने नंबर लिखे कि 3 बड़ा है 5 से, बड़ा है 7 से, स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 19, 25 एंड 49 एंड द रिलेशन विल होल्ड गुड, राइट। मैंने सबको 1/2 m से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर लिखा 1/2 m, इसको मल्टीप्लाई किया, इधर भी लिखा 1/2 m, इसको भी मल्टीप्लाई किया, और इसको भी मल्टीप्लाई किया 1/2 m इंटू वी सी स्क्वायर। तो क्या सबको मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? उससे क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा? सबको मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एंड दैट नंबर इज पॉजिटिव, तो रिलेशन ऐसा भी बदलेगा नहीं। नाउ टेल मी व्हाट इज दिस क्वांटिटी? दिस इज काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए। व्हाट इज दिस? दिस इज काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट सी। और क्या है आपका आंसर? ऑप्शन बी, विच इज करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज नाइस। जिनका नहीं आया है सोचो, और ये सोचो बच्चों 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन, मतलब क्या कहूँ मैं इसको, माइंड में तुम इसके आंसर बता सकते हो। जहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, कॉमन सेंस है। दूर जाओगे वेलोसिटी घटेगा, काइनेटिक एनर्जी भी घटेगा। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन जानते हो क्या है? काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन 1/2 बोलो m इंटू वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। जहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, समझा? दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। वेस्ट बंगाल जेई 2019। We are just practicing some question which it will help us to like चैप्टर समझने में मदद करेगा थोड़ा सा। Done? Okay. Question. Assume that the earth move around the sun in a circular orbit of radius r. Okay. सन के अराउंड अर्थ सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रही है और उस ऑर्बिट का रेडियस क्या लेने को बोला उन्होंने? आर। एंड देयर एग्जिस्ट अ प्लैनेट विच आल्सो मूव अराउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट विथ एंगुलर स्पीड ट्वाइस एज लार्ज एज दैट ऑफ द अर्थ। उसका एंगुलर स्पीड जो है वो अर्थ के स्पीड के डबल है। द रेडियस ऑफ द प्लैनेट, उस प्लैनेट का रेडियस कितना होगा? तो इमेजिन करो कि सपोज दिस इज योर सन। ओके, इस के बाजू में एक सर्कुलर ऑर्बिट आप बना सकते हो, समथिंग लाइक दिस। समझ में आ रहा है? इस सर्कुलर ऑर्बिट में आप चाहे तो 2-2 ऑर्बिट बना के रखो। एक ऑर्बिट के अंदर तुम्हारा अर्थ रिवॉल्व हो रहा है और दूसरे के अराउंड कौन रिवॉल्व हो रहा है बच्चों? सन रिवॉल्व हो रहा है। उन्होंने आपको इंफॉर्मेशन क्या दी है? सन कैसे रिवॉल्व होगा, कुछ भी बोलते रहे। एक ऑर्बिट में कौन रिवॉल्व हो रहा है? आपकी अर्थ रिवॉल्व हो रही है, दिस इज योर अर्थ। और एक ऑर्बिट में आपका एक प्लैनेट रिवॉल्व हो रहा है। एक ऑर्बिट अर्थ की एंगुलर स्पीड के डबल है। मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा जो प्लैनेट होता है वो अंदर होना चाहिए। ओके, तो कंसिडर दिस इज योर अर्थ एंड दिस इज दैट प्लैनेट। ठीक है, ये जो अर्थ है उसका रेडियस आपको आर देके रखा है और ये जो छोटा बंदा है इसकी रेडियस आपको पूछी है। ओके, कोई डाउट है इसमें? अब आपको इंफॉर्मेशन क्या देके रखा है? जो प्लैनेट है उसका एंगुलर स्पीड कितना है? जितना अर्थ का एंगुलर स्पीड है उसके डबल। दिस इज व्हाट दे हैव गिवन टू यू। चलेगा? अब तुम्हें पता होने चाहिए फॉर्मूले। नॉर्मल कंडीशन में फॉर्मूला क्या है टी का? इज इट ट्वाइस पाई अपॉन ओमेगा? फॉर्मूले लर्न है, बताओ मुझे। ओमेगा का फॉर्मूला क्या है? एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला क्या है बच्चों? व्हाट इज एंगुलर स्पीड? एंगल डिवाइडेड बाय टाइम। बराबर कि नहीं? पूरा राउंड जब मारता है कोई भी प्लैनेट
सन के बाजू में सर्कुलर ऑर्बिट में तो कितना एंगल करता है, रेडियन के टर्म में 2 पाई, और एक पूरा राउंड मारने को जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं अपन, पीरियोडिक टाइम. सो देयरफॉर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टी, टी इज इक्वल टू ट्वाइस पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा. चलेगा. सो कैन आई मेक अ स्टेटमेंट हियर, कैन आई मेक अ स्टेटमेंट हियर, देयरफॉर टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा. चलेगा. दिस इज योर स्टेटमेंट नंबर 1. ये समय क्यों बोल सकता हूँ बच्चों, बिकॉज ट्वाइस पाई इज अ कांस्टेंट नंबर. तो टी और ओमेगा एक दूसरे को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अब अकॉर्डिंग टू केपलर सेकंड लॉ, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. लेट मी कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2. ये दोनों को कंबाइन करो और मुझे रिलेशन बताओ तुम लोग आर और ओमेगा के बीच में. इंस्टेड ऑफ टी स्क्वायर आप टी स्क्वायर की ये वाली वैल्यू डाल दो 1 अपॉन ओमेगा, तो हो जाएगा आपका 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है डिवीजन कांस्टेंट. तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट आएगा. इसका मतलब हो जाएगा कि ओमेगा के स्क्वायर को आप आर के क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर एक नंबर आएगा, वो बदलेगा ही नहीं, वो कांस्टेंट रहेगा. इसका सीधा मतलब हो गया कि ओमेगा स्क्वायर अर्थ के लिए, आर का क्यूब अर्थ के लिए फाइंड करो, सेम वैल्यू आप लोग किसी भी प्लैनेट के लिए फाइंड करो, पर लेकिन ये वैल्यू क्या आने वाली है तुम्हारी, सेम आने वाली है. किसी को डाउट है इसमें आगे जाके यहाँ तक? अब तुम्हारे पास जो वैल्यू है उसको पुट करो. यू नो दैट ओमेगा ऑफ द प्लैनेट इज 2 टाइम ओमेगा ऑफ अर्थ. तो लेट मी कीप ओमेगा ऑफ अर्थ एज इट इज. रेडियस ऑफ अर्थ जो है उसको कैपिटल आर दे के रखा है तो उसको कैपिटल आर लिखा मैंने, कैपिटल आर का क्यूब. ओमेगा ऑफ प्लैनेट इज 2 टाइम ओमेगा ऑफ अर्थ. उसका क्या करना है आपको, स्क्वायर, और रेडियस ऑफ प्लैनेट आपको ढूंढना है. अंडरस्टूड? यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बोलो क्या आएगा अगले स्टेप में. ओमेगा ई का स्क्वायर आर का क्यूब, 2 का स्क्वायर आएगा 4, ओमेगा अर्थ का स्क्वायर आर पी का क्यूब. डन. बोलो क्या कैंसिल हो रहा है, ओमेगा ई स्क्वायर गेट कैंसिल. बरोबर. क्या आएगा तुम्हारे पास, आर पी का क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब डिवाइडेड बाय 4. ओके. टेक क्यूब रूट ऑफ बोथ साइड. क्या आएगा तुम्हारा क्यूब रूट दोनों साइड का, बताओ तो जरा. आरपी का क्यूब उधर आर का क्यूब, तो क्यूब रूट तो निकल जाएगा आरपी, ऊपर आर रहेगा. ये जो 4 है उसका क्यूब रूट यानी कि 4 की 1/3 पावर. क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3 पावर. ठीक है बच्चों? आगे बताओ मुझे इसको और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो. आरपी इज इक्वल टू 4 अपने आप में 2 का स्क्वायर है, और ऑप्शन देखो सारे 2 के फॉर्म में लिखे रखे हैं. तो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ 4 विच इज स्क्वायर ऑफ 2 और ब्रैकेट का 1/3 पावर. अब जरा लॉज ऑफ इंडाइसिस यूज करो, इन पावर की मल्टीप्लिकेशन होती है. सो आर डिवाइडेड बाय 2/3. डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में लेके आओगे तो पावर निगेटिव हो जाएगी, तो 2 क्या हो जाएगा, -2/3 इंटू आर. और गौर से देखो ये है तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए. ओके. सो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, मैं एक्सप्लेनेशन कंपेरेटिवली थोड़ी ज़्यादा इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा कैलकुलेशन प्रॉपरली समझे. डन. तो वॉज इट इजी? क्वेश्चन कहाँ पे पूछा गया था, ये जेडब्ल्यू में 2019 में, वेस्ट बंगाल. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं आपको वापस एक बार वार्निंग देता हूँ बच्चों. फिजिक्स के कंसेप्ट और फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत डिफरेंट होते हैं. समझा? कंसेप्ट समझा और प्रैक्टिस नहीं की तो आपको सिर्फ कंसेप्ट ही आएंगे. क्वेश्चन आंसर के लिए तकलीफ शुरुआत में होगा, बट मेहनत आपका रंग लाएगा और आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करने आएंगे. This one is, I will say, extremely simple question. हो गया तो बता देना. कितना टाइम लगना चाहिए पता है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? नॉट मोर देन 2 और 3 सेकेंड.
चलो, आपको टाइम पीरियड और रेडियस इनके बीच का रिलेशन पता है। टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। यू में से टी स्क्वेयर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट नंबर से के इन टू आर क्यूब। अब जब भी तुम्हें ऐसा रिलेशन मिलता है, इस रिलेशन से तुम उनके डी आर अपॉन डी टी यानी कि रिलेटिव एरर के बीच का रिलेशन बड़े आराम से लिख सकते हो। ऐसा रिलेशन लिखने का ट्रिक मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट में ही समझाया था। अगर भूल गए हो तो बड़ा सिंपल है, वापस बता देता हूँ। देखो, कौन सी क्वांटिटीज इन्वॉल्व है वो चेक करो। खाली कौन कौन सी क्वांटिटी इन्वॉल्व दिख रही है बच्चों आपको यहाँ पे फिलहाल? तो एक दिख रहा है टाइम, तो लिखो टाइम की एरर दैट इज डी टी अपॉन टी। हम डी टी लिखते थे, यहाँ पे डेल्टा लिख के रखा है। दिस इज जस्ट सिंबल, नथिंग टू वरी। कांस्टेंट है के, कांस्टेंट का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं होता तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। आर क्यूब की एरर लिखोगे आप डी आर अपॉन आर, और जो पावर होते हैं वो खाली मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा। अगर याद है तो बहुत बढ़िया। देयरफॉर व्हाट इज डी टी? उधर 3 है, इधर का 2 नीचे डिवाइड करने को जाएगा, ऊपर डी आर है, नीचे आर है इंटू टी। फिनिश। ये एक ट्रिक या तरीका है इसको लिखने का। पहले सारी फिजिकल क्वांटिटीज को लिखो एडिशन करके, और न्यूमरेटर में हो डिनोमिनेटर में हो सब में एडिशन होनी चाहिए। ओके, और पावर जो है उनको मल्टीप्लाई करने को लिखो। जैसे मान लो तुमको कोई फॉर्मूला देता मैं कि z इज इक्वल टू ए का स्क्वायर है, बी का क्यूब है, सी रेस टू 5 है, और इसके लिए रिलेशन लिखने को बोलो, तो सारी जितनी क्वांटिटी है सबका रिलेटिव एरर का रिलेशन लिखने का। कैसे लिखोगे बताओ जरा याद करके। हम लोग z के लिए क्या लिखते हैं? डी जेड अपॉन जेड। ए के लिए क्या लिखते हैं? डी ए अपॉन ए। मेरे को बी के लिए क्या लिखोगे? डी बी अपॉन बी। सी के लिए क्या लिखोगे? डी सी अपॉन सी। सबकी क्या करने की? हमेशा एडिशन। और फिर अगली स्टेप में क्या करने का? जितने भी पावर है सब मल्टीप्लाई करने को लाने के। जेड में पावर कुछ भी नहीं, ए की पावर 2, बी की पावर 3, सी की पावर 5, खत्म। तो ये ट्रिक के फॉर्म में आपको मैंने सिखाया था जब आपको रिलेटिव एरर पढ़ाया था। ओके, कितना सिंपल है। जितनी फिजिकल क्वांटिटी सबकी एरर लिखने की, रिलेटिव एरर। माइनस किसी के लिए भी नहीं लिखना है, वो डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में सबके लिए प्लस लिखने का, और पावर खाली मल्टीप्लाई करने को लाने का। रिमेंबर दिस। अभी ऐसा कैसे लिखते हैं ये तो हम लोग उस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो देयर इज नथिंग टू डिस्कस दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके सामने क्वेश्चन है, ट्राई करो। हो गया? जिसको एक बार कुछ आइडिया आ गया कैसे सॉल्व करना है, समझ में आ गया, वो मेरे को फॉलो नहीं करेगा, वो अपना अपना ट्राई करेगा। ठीक है बच्चों? नाउ हमारे पास इलिप्टिकल ऑर्बिट का नहीं लेकिन सर्कुलर ऑर्बिट का फॉर्मूला है जो हम लोगों ने टाइम पीरियड के लिए प्रूव करके रखा है। टी इज इक्वल टू, कौन बताएगा मुझे? ट्वाइस पाई अंडर रूट आर क्यूब डिवाइडेड बाई जी एम। याद है आपको ये फॉर्मूला? अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा टी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई का स्क्वायर डिवाइड बाई जी एम इंटू आर क्यूब। लेकिन ये ट्रू किसके लिए? दिस इज ट्रू फॉर अ सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट में अगर आपका प्लैनेट है तो ट्रू है, लेकिन इस केस में आपका प्लैनेट सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं। कौन से ऑर्बिट में बच्चों? इलिप्टिकल ऑर्बिट में, जिसकी मैक्सिमम और मिनिमम रेडियस कहाँ पे होती है? ये तुम्हारा मैक्सिमम रेडियस से R1, ये तुम्हारा मिनिमम रेडियस से R2। अब इलिप्टिकल ऑर्बिट के लिए ये फॉर्मूले को कैसे इस्तेमाल किया जाए? तो इस केस में हम लोग जो R होगा उसको लेंगे इन दोनों का एवरेज, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई 2, और R की जगह पे उसको डाल देंगे। तो बताओ मुझे R क्या आएगा आपका?
r1 plus r2 divided by 2. What is r1? That is r plus another value r by 3 divided by कितना है 2. चाहे तो 1/2 बाजू में लिखो, r plus r by 3 कितना आएगा, एडिशन करो, 3 1 3 plus 1 that is 4r divided by 3. करेक्ट. 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 1 2 2 2 जा, तो r की वैल्यू लिख लो आप ट्वाइस r डिवाइड बाई 3. ये वैल्यू को पुट करो इस कैलकुलेशन में और बताओ मुझे t का स्क्वायर क्या होगा. देयरफॉर t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई gm इंटू आर का क्यूब. लेकिन r की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस r बाई 3 करो, इसका क्यूब करो. 2 का क्यूब कितना आएगा 8, r का क्यूब, 3 का क्यूब कितना आएगा आपका 27. करेक्ट. फर्दर क्या मिलेगा फाइनल कैलकुलेशन करने के बाद आपका ऊपर हो जाएगा 8 4 जा कितने रे 32 पाई स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा 27 gm, एक ब्रैकेट में लिखता हूं, और इंटू कौन होगा तुम्हारा आर क्यूब. अब तुम इसको कंपेयर करो किसके साथ बच्चों, जो तुमको देखे रखा है टी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर क्यूब. और मुझे आफ्टर कंपैरिजन बताओ कि ये अल्फा की जगह पे तुमको कौन नजर आ रहा है, कौन नजर आ रहा है अल्फा की जगह पे, 32 पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 27 gm, which is option C. Option C. That's all. Next question. NEET 2017. Two astronauts are floating in gravitational free space after lost contact with their spaceship. ये दो एस्ट्रोनॉट्स हैं, कॉमन सेंस है, फ्लोट करते होंगे फिलहाल तो स्पेस में कहीं पे, तो बराबर कि नहीं. क्या बोला है उन्होंने, दे टू विल, क्या होगा उनके साथ, कीप फ्लोटिंग एट द सेम डिस्टेंस बिटवीन देम, जितने डिस्टेंस पे हैं उतने डिस्टेंस पे जिंदगी भर फ्लोट करते रहेंगे. मूव टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के ओर आएंगे. मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जाएंगे. विल बिकम स्टेशनरी, स्टेशनरी रहेंगे. जल्दी बोलो. The only force in this case exists is the gravitational force of attraction between them, because anyway they are some masses separated by some finite distance. There will be gravitational force given by the formula G m1 m2 divided by r square. Although the magnitude is very very small, but whatever may be the value, जो भी हो कितना भी small हो, this is force of attraction. This force of attraction will attract them towards each other and they will move towards each other. Okay. Understood? Two particles of masses m1 and m2 approaches each
other due to their mutual gravitational attraction only, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं, then acceleration of both of the particles are equal. Acceleration of the particle of mass m1 is proportional to m1. Acceleration of the particle of mass m1 is proportional to m2. Acceleration of the particle of mass m1 is inversely proportional to m1. कौन बताएगा मुझे क्या होता है इनके बीच का फोर्स का फॉर्मूला या एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? मैंने आपको बोला था ये दो पार्टिकल है, इमेजिन करो। ये पार्टिकल बॉडी जिसका मास है सपोज F1, इसका नाम मास रखा मैंने M1, इसका मास रखा मैंने M2। F1 पार्टिकल के ऊपर 2 ने लगाया हुआ फोर्स कितना होगा? फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल 1 ड्यू टू पार्टिकल 2 इन दिस डायरेक्शन होगा। क्या होगा? दैट इज सिंपली ग्रेविटेशनल फोर्स, कैपिटल G M1 M2 डिवाइडेड बाय उन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, राइट? अब हाँ या ना? अब ये जो आपके सामने लिखे रखी हुई क्वांटिटी है, ये फोर्स किसके बॉडी, कौन सी बॉडी पे एक्ट हो रहा है? दिस इज फोर्स ऑन विच बॉडी, बाय विच बॉडी? ये निकाला ना मैंने, एरो भी निकाला है ना तुम्हारे सामने। आप एरो चलो एरो थोड़ी देर के लिए चेंज करता हूं मैं, आपसे पूछता हूं, दिस इज व्हाट फोर्स एक्टिंग ऑन विच बॉडी? ऑन बाय, बरोबर है कि नहीं? दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी 1 बाय 2। डायरेक्शन बताओ कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए? फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी 1 बाय 2। 2 बॉडी 1 को क्या बोलेगी बेटा? इत्थे आ। ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन वाला फोर्स होता है, और ग्रेविटेशनल वाला फोर्स कैसे होता है? कम हियर, बराबर ना? अट्रैक्शन का फोर्स होता है कि नहीं? तो मुझे बताओ ये फोर्स का डायरेक्शन होगा फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बाय 1 बाय बॉडी 2। ओके, अब ये जो फॉर्मूला तुमने लिख के रखा है वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स है इन दोनों के बीच का, दोनों एक दूसरे के ऊपर इतना ही फोर्स लगाती है, लेकिन फोर्स सेम है, एक्सेलरेशन नहीं। अब कौन मुझे बताएगा फोर्स और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? बट ये फॉर्मूला भी बता दो। बट व्हाट इज फोर्स? फोर्स ऑन 1 बाय 2 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये जो फोर्स का फॉर्मूला लिखा है अपन ने, जो बचपन में वाला लिखा था मास इनटू एक्सेलरेशन, याद करके मुझे बताओ ये जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला कौन सी बॉडी के लिए होता है? मतलब ये फॉर्मूले में em क्या होता है, ये क्या होता है? अगर बॉडी 1 के ऊपर फोर्स लग रहा है तो इसमें मास कौन से बॉडी का होता है? 1 का होता है कि 2 का होता है? जिसके ऊपर फोर्स लगा उसी का मास होता है और उसी का एक्सेलरेशन होता है। तो दिस इज मास ऑफ फर्स्ट बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट बॉडी, करेक्ट? एक आधे बॉडी पे जब अपन फोर्स लगाते हैं तो फोर्स का फॉर्मूला ये भी तो है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो जिसके ऊपर फोर्स लगा उसका मास और इनटू उसी का एक्सेलरेशन। अब इन दो फॉर्मूलों को करो कंपेयर। अगर कंपेयर करूंगा तो m1 छोड़ के जो पोर्शन इसमें बड़ा बचा हुआ है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पोर्शन, दिस इज एक्सेलरेशन ऑन बॉडी 1। दिस इज व्हाट? a1। a1 is equals to what? g upon r square into m2. Can you say this? Now do you know that in this situation this number is constant? Okay, so can I say that a1 is proportional to m2? So acceleration on body 1 is proportional to mass of body 2. You can even write one more similar thing. Acceleration on body 2 will be directly proportional to mass of 1. Similarly, okay, ये कैलकुलेशन में नहीं है, कैलकुलेशन में कोई दम नहीं है, लेकिन लॉजिकली थोड़ा अच्छा है। आंसर बताओ। ऑप्शन सी, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास m1, जिसका मास m1 है उसका एक्सेलरेशन यानी कि कौन बच्चों? a1 प्रोपोर्शनल टू किसको है बच्चों? मास m2 को। ओके बेटा, शादी में आया कितना लिखा तूने? ये बाकी के भी देख रहे हैं, लिख भी रहे हैं। मुझे लगा शादी में आए हो, शादी में या नौटंकी देखने को आते तो कैसे देखता रहता है इंसान? नौटंकी देखने आए क्या? चल लेख।
ऐसा देखने से आता तो तेरे को पता है इंडियन क्रिकेट टीम का ओपनर कौन होता? प्रशांत पाटिल। अभी जवान मूवी आया था ना, उसका मेन लीड एक्टर कौन होता? प्रशांत पाटिल। पता है तुझे इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन होता? पता है तुझे इसरो का चीफ कौन होता, जिसने अभी रॉकेट लॉन्च करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई? देखने से कुछ होता नहीं है। जोक मत कर, इधर जोक करने का अधिकार एक ही बंदे के पास है। किसके पास? तुझ्याकडे आहे असं? देऊ का रे हिला 2-4 फटके एकाच दिवशी मी? तुम्ही सगळे लोक नाही म्हणतात म्हणून मी हिला सोडून देतो असतो, बरोबर आहे की नाही? तुम्ही तसं जाऊ द्या, लहान आहे अजून, ती लहान आहे अजून म्हणून. असं तर माझी शनीला पण म्हणते. मी तिला म्हणतो ना अजून तू लहान आहे, छोटी आहे. ते नाही, मी छोटी नहीं है. वो तो इंसान की हमेशा गलत फहमी रहती है. हो गया. मेरे पापा भी बोलते मेरे को, तुला अजून काही कळत नाही. अग काय करू आता, जे आहे ते आहे. उनका भी गलत फहमी, मैं छोटा नहीं हूँ, छोटा हूँ. चला करा, प्रॉब्लेम सॉल्व करा. फार गप्पा मारल्या. Today's last question. A spherical planet of mass mp and diameter dp had a particle of mass small m falling nearly the surface of the planet will experience an acceleration due to gravity. कितना acceleration due to gravity वो फील करेगा? कौन बताएगा acceleration due to gravity का फॉर्मूला? G कैपिटल M डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर. जिस प्लैनेट के ऊपर वो गिर रहा है उस प्लैनेट का मास उसकी रेडियस का स्क्वायर. अगर आप गौर से देखो यहाँ पे जी तो जी है, मास जिस प्लैनेट की बात करें हम लोग उसका मास तो एम पी, आर जो है उसको इन टर्म्स ऑफ डायमीटर लिखता हूँ मैं. रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर, उसका क्या है स्क्वायर. 2 का स्क्वायर आएगा 4, डिवाइड कर रहा है ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा तो 4 जी इंटू एम पी डिवाइडेड बाई डी पी स्क्वायर. ऑप्शन ए. इतना भी इजी क्वेश्चन पूछा जाता है और भी सादे सूदे लोग नहीं पूछते. सीबीएसई पीईटी यानी कि एक जमाने की नीट की प्रीलियम्स है एक्चुअली ये. अभी तो नीट में एक ही का एग्जाम होता है, बट एक जमाना था वहाँ पे 2 एग्जाम होते थे, पहले प्रीलियम्स फिर फाइनल होता था पीएमटी. यानी कि अभी जैसे जेई मेंस और जेई एडवांस होता है, समथिंग लाइक दैट फॉर मेडिकल. कुछ क्वेश्चन की हम लोगों ने आज